हेलो। हेलो। या सो एम आई ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू। सो भारतीय विज्ञान संचारकों के इस समूह में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जो कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस फेसबुक पेज के, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी। उन्होंने मुझे इस अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया किसी वैज्ञानिक विषय पर। तो मैं आप लोगों के समक्ष जो अपनी बात रखूँगा वो विषय है हमारा स्पेस वेदर एंड इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। यदि इस विषय को हम हिंदी में करें तो होगा कि अंतरिक्ष मौसम और भारत का जो आदित्य मिशन है। तो मैं अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अंतरिक्ष मौसम क्या है और यह कैसे बदलता है, और इंडिया का जो संस्थान है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस विषय में समझने के लिए क्या कुछ गतिविधियां कर रहा है। तो इन सब विषयों में हम लोग जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हम लोग धरती पर रहते हैं तो हम मौसम से परिचित हैं, जिसमें हमारे टेरेस्ट्रियल उस प्रकार के वेदर को हम टेरेस्ट्रियल वेदर कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल वेदर का मतलब हुआ कि यदि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके। सो जिस प्रकार से धरती पर का मौसम है उसको हम टेरेस्ट्रियल वेदर कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल वेदर क्या है? जिस प्रकार से हमारे आसपास वातावरण में नमी, कुछ तापमान, कुछ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन सब के बदलने से हमारे वातावरण में इस प्रकार के परिवर्तन से हम प्रभावित होते हैं। धरती पर रहने वाले सारे जीव जगत धरती पर होने वाले इस वातावरणीय बदलाव से प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार के वेदर को टेरेस्ट्रियल वेदर या धरती पर का मौसम कहते हैं। और इस विषय में आप सब लोगों को पता है कि कई सारे संस्थाएं हैं भारत में और विश्व में जो धरती पर के मौसम को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए तमाम तरह के मॉडल्स, मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और पूरे इस वातावरण के जो वायुमंडल है उसको समझने के लिए कब क्लाउड होगा, कब क्लाउड नहीं होगा, सन से कितनी मात्रा में ऊर्जा हमारे तक पहुंच रही है, रेडिएशन पहुंच रहा है, उन सारे चीज़ों को मॉडल करना पड़ता है। और तब हम बता पाते हैं कि कल का, परसों का या 2 महीने बाद का वेदर कैसा होगा। उसी प्रकार से अंतरिक्ष में एक मौसम होता है, उस प्रकार उस मौसम को स्पेस वेदर कहते हैं या अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। तो अंतरिक्ष मौसम क्या है? अंतरिक्ष में होने वाले उन सारे बदलावों को, अंतरिक्ष में होने वाले वे सारे बदलाव जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष में उपस्थित चीजों पे असर डालते हैं। जैसे अंतरिक्ष में हमारा सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमंस ने कर रखे हैं। तो अंतरिक्ष में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव जो उन सैटेलाइट्स को प्रभावित करते हों, वह कहा जाता है अंतरिक्ष मौसम या स्पेस वेदर। तो अब हम यह समझ गए कि जिस प्रकार से धरती पर का वेदर मानव और जीव जगत को प्रभावित करता है, तमाम दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, कृषि, इन सब चीज को प्रभावित कर सकता है, उसी प्रकार से अंतरिक्ष के मौसम अंतरिक्ष में उपस्थित चीजों पे प्रभाव डालता है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अंतरिक्ष मौसम को समझना क्यों जरूरत है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 21st सेंचुरी में, इस 21वीं शताब्दी में सारे मनुष्य अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। जैसे हमारा जीपीएस सिस्टम है, हम अंतरिक्ष में उपस्थित सैटेलाइट्स की मदद से ही अपने लोकेशन जान पाते हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो सिस्टम है, तमाम सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी हम जमीन पे यूज करते हैं, वो सब अंतरिक्ष में किसी न किसी प्रकार के उपग्रहों, कृत्रिम उपग्रहों के भेजने से ही संभव हो सका है।
यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे टेलीविजन के प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं सब सैटेलाइट से चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का मौसम इस ढंग से बदलता है कि अंतरिक्ष में होने वाले बदलाव हमारे किसी सैटेलाइट को प्रभावित कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम भी प्रभावित होंगे, मनुष्य भी प्रभावित होगा धरती पर का। और यह इसीलिए है क्योंकि हम इस समय हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं अंतरिक्ष में भेजे गए टेक्नोलॉजी पर। तो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह अंतरिक्ष के मौसम को समझें और यह बताएं कि आगे आने वाले समय में अंतरिक्ष में क्या बदलाव होगा और उस बदलाव की सटीक सटीक भविष्यवाणी कर पाएँ या उसका फोरकास्ट कर पाएँ, जिससे कि तमाम सारी एजेंसी जो हैं उस सैटेलाइट्स की जो निगरानी करती हैं उसके लिए कुछ सेफगार्ड यूज कर सकें। अब प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष का मौसम क्यों प्रभावित होता है, क्यों बदलता है। तो जिस प्रकार से धरती पर का मौसम सूरज के कारण बदलता है, इसी प्रकार से अंतरिक्ष का मौसम भी सूरज के कारण बदलता है। तो धरती पर का मुख्य रूप से जो मौसम है वो सूर्य से आने वाले हीट और रेडिएशन जिसको कह सकते हैं उस पर डिपेंडेंट है। कितना हमारा सोलर फ्लक्स धरती पे पहुंच रहा है उससे हमारा धरती पर का मौसम निर्धारित होता है। उसी के अनुसार से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, उसी के अनुसार से विंड पैटर्न्स होंगे, तमाम सारी चीज़ें सूरज से आने वाले ऊर्जा पर निर्भर है। और आप देखेंगे कि इसी कारण से सूरज की स्टडी कोई नई नहीं है। विगत कई सालों मतलब कई शताब्दियों से आप देखेंगे कि कई सभ्यताएं, वो चाहे इंडिया की पुरानी सभ्यताएं हों चाहे दूसरे जगह की जैसे चाइना और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज की हों, देखेंगे कि सूरज को समझने की गतिविधियां काफ़ी पहले से हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत प्राचीन काल में जो भी हमारा टाइम और प्रकाश का स्रोत था वह सूरज ही था। सूरज को ही लोग देख के, सन को ही देख के लोग ये जान पाते थे कि क्या टाइम हुआ है, या समय का निर्धारण कहिए या ये कहिए कि मौसम का निर्धारण, आज सूरज है तो हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इस प्रकार से सूरज की स्टडी काफ़ी प्राचीन काल से हो रही है। आप देखेंगे कि इंडिया के कई पार्ट्स में कुछ छोटे छोटे सोलर ऑब्जर्वेटरी प्राचीन काल से बने हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे जयपुर में जंतर मंतर है, जहाँ पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जो सूरज को समझने और एस्ट्रोनॉमी को समझने में मदद करते हैं। तो पहला कारण है कि सूरज को समझने का एक रीजन ये है कि हम धरती पर का मौसम और अंतरिक्ष में होने वाले मौसम दोनों को समझ सकते हैं कि हम सूरज को अच्छे से समझें। दूसरा, सन को स्टडी करने का एक दूसरा कारण ये है कि सूरज एक स्टार है और हमको पता है कि ये हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। तो यदि हम ब्रह्मांड में जिस रहते हैं उस ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी यदि हम कहें तो इसमें भी करीब बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो इन सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स को समझना मुमकिन नहीं होगा। इसकी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है कि पहले हमारी जो सबसे नज़दीकी का तारा है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझें, और जब हम सन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में समझ जाएंगे, कैसे इसमें ऊर्जा बनती है, किस प्रकार से वह ऊर्जा हम तक पहुंचती है, क्या उसके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो यदि हम इन सब चीज़ों को एक साथ समझें तो दूसरे कई स्टार्स जो सूरज जैसे ही हैं, सोलर लाइक स्टार्स या सन टाइप स्टार्स हैं, उनको समझा जा सकता है। और यहाँ तक कि सूरज को अच्छे से समझने का एक पर्पज ये भी है कि एस्ट्रोनॉमी में दूसरे कई स्टार्स की फंक्शनिंग हमको समझ आएगी कि उसमें कैसे उस दूर के जो तारे हैं उनमें प्रकाश का स्रोत क्या है, वो कब तक, उनकी लाइफ टाइम क्या है, इन तारों का जन्म कैसे होता है, इन तारों का मृत्यु कैसे होता है, ये कैसे इवॉल्व होते हैं। जिस प्रकार से एक ह्यूमन का साइकिल होता है लाइफ टू डेथ, वैसे ही इन तारों का ओरिजिन और इसका इवोल्यूशन, क्रमिक विकास जिसको कह सकते हैं, इसके लिए पूरी एक साइंस है। तो ये सारी चीज़ें संभव हो सकी हैं एस्ट्रोनॉमी के द्वारा। तो एस्ट्रोनॉमी पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिससे आप पूरे वर्ल्ड की जो फंक्शनिंग है, स्टार्स, इवोल्यूशन, गैलेक्सी, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, तमाम सारी इस ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, उन सबको समझ सकते हैं। मैं आज अपने विषय को सूरज और इसके द्वारा जो प्रभाव हैं धरती पर और अंतरिक्ष में वहाँ तक ही सीमित रखूँगा, नहीं तो काफ़ी विषयांतर होगा। तो मुख्य रूप से मैं सन पे बताऊँगा आज कि हमारा सूरज कितना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सूरज में कैसे एनर्जी बनता है। तो बहुत प्राचीन काल से लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे और बहुत रिसेंटली ये समझ में आया कि सन में एक न्यूक्लियर फ्यूजन
जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, इससे सूरज में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह ऊर्जा जो हाइड्रोजन की 4 हाइड्रोजन एटम जब मिलते हैं और हीलियम न्यूक्लियस बनता है, हीलियम का नाभिक बनता है, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा सन के सबसे अंदर के पार्ट कोर से चलते हुए बाहर आती है और फिर धीरे धीरे सन का जो सबसे बाहरी लेयर है, दृश्य लेयर जिसको कह सकते हैं फोटोस्फीयर, वहां से ये फोटॉन्स हमारे पास तक आते हैं। सन के और बाहरी वायुमंडल है जिसको क्रोमोस्फीयर और कोरोना कहते हैं। तो ये सन की एक पूरी संरचना है। जिस तरह से अर्थ की संरचना है, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, इसी प्रकार से सन के भी अंदर तमाम लेयर्स हैं और उस सारे लेयर्स को समझना आवश्यक होता है यदि हम ये जानना चाहें कि सन से कितनी ऊर्जा जनरेट हो रही है और हमारे तक कितनी ऊर्जा पहुंच रही है। बीच में वायुमंडल है, कुछ विशेष प्रकार के फोटान जिसमें एक्सरे हैं, इस यूवी हैं, इसको हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वे बहुत हानिकारक भी होते हैं। यदि वो हम तक पहुंचे तो काफ़ी नुकसान प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूरज को डिटेल में समझना जरूरी है। और सूरज ही चूंकि हमारे टेरेस्ट्रियल वेदर और स्पेस वेदर का स्रोत है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसको समझें। दूसरा, सन को समझने का एक रीजन ये भी है कि सन प्लाज्मा स्टेट में है। जिस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार के मैटर के स्टेट होते हैं, अवस्था होती है, उसी प्रकार से एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। चूंकि प्लाज्मा थोड़ा इस 3 प्रकार के पदार्थों की अवस्था से अलग है, इसलिए उसके लिए उसको समझने के लिए दूसरे विज्ञान या कह सकते हैं दूसरे ब्रांच ऑफ साइंस की जरूरत पड़ती है, जिसको प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। तो यदि हम सन को समझें, क्योंकि सन हमको प्रोवाइड कर रहा है एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी, क्योंकि सन में इतना बड़ा सन प्लाज्मा का एक सोर्स है, अब उसके अंदर तमाम सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। तो यदि हम उस प्रोसेसेस को समझ पाएं तो हम उतना बड़ा जो स्रोत है लाइट का, हम बहुत सारे ऐसे प्लाज्मा फिजिक्स के सिद्धांत समझ सकते हैं जो यदि हम यूज करके धरती पर, अपने अर्थ पर कोई ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएं जो इसी प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन कर सके, तो भविष्य में ऊर्जा की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। और इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे प्लेस हैं, मतलब जैसे इंडियन प्लाज्मा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है, IPR, वहाँ पे भी कुछ इस प्रकार के लैब सेटअप किए गए हैं जो इस विषय में, जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सन को समझना काफ़ी जरूरी है। दूसरी चीज मैंने अभी बताया कि टेरेस्ट्रियल वेदर, तो मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूं, स्पेस वेदर। तो स्पेस वेदर क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अंतरिक्ष मौसम, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि धरती पर तमाम सारे बदलाव होते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब और हमको असर डालते हैं, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में, नियर अर्थ स्पेस में, जहाँ सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, उसके आसपास यदि किसी प्रकार का चेंज हो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, सूरज से आने वाले कोई पार्टिकल्स का फ्लक्स बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बढ़ जाए, मैग्नीट्यूड हाई हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन किसी सैटेलाइट्स के एरिया में या स्पेस में, किसी स्पेस इन्वायरमेंट में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा घनत्व, प्लाज्मा डेंसिटी का इस प्रकार से वेरिएशन हो जाए जिससे कि वह सैटेलाइट्स को असर डाल सके, उस प्रकार के चेंजेस को हम स्पेस वेदर कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में इस प्रकार के चेंजेस क्यों होते हैं? तो इसका कारण है सन, हमारा सूरज। सूरज एक प्लाज्मा स्टेट में है और वहाँ से काफ़ी प्रकार की काफ़ी डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं बताऊंगा 2 बड़े सोलर स्टॉर्म्स जिसको कहते हैं सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शंस। तो सोलर फ्लेयर क्या है? कभी कभी सन में कुछ ऐसी मैग्नेटिक फिनोमिना होती है, चुंबकीय फिनोमिना, कि वहाँ से बहुत हाई एनर्जी बहुत कम सेकेंड में, मात्र फ्यू सेकेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी सन से रिलीज होती है। और आपको पता है कि इतने हाई एनर्जी यदि बहुत कम समय में इमिट हो तो वह जब हमारे धरती की तरफ पहुंचेगा, उतना बड़ा फोटान का फ्लक्स, तो हमारे आयनोस्फीयर को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी प्रकार की एक और बड़े स्टॉर्म सन पे होता है, उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, CME जिसको बोल सकते हैं। तो कोरोनल मास इजेक्शंस क्या है जो स्पेस वेदर को प्रभावित करता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कोरोनल मास इजेक्शन क्या है कि सन से आप
देख सकते हैं कुछ फिगर, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में भी आप इस पे चर्चा हो चुकी है कि सन से थोड़े ही समय में बहुत बड़ा प्लाज्मा का इरप्शन होता है, और वह प्लाज्मा का जो इजेक्शन होता है सन के आउटर लेयर कोरोना से, करीब कुछ सन का प्लाज्मा पार्ट वहां से डिटैच होकर मूव करता है, और करीब उस प्लाज्मा का जो वजन होता है, जो सन से निकलने वाले उस हाईली मैग्नेटाइज मटेरियल का जो वजन होता है, वो लगभग मिलियंस ऑफ टन हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि मिलियंस ऑफ टन्स, लाखों टन मटेरियल सन से विद इन फ्यू मिनट्स निकलते हैं और वो सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, सन से टूटकर, डिटैच होकर। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। यदि सन से निकलने वाला कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई धरती की तरफ आता है तो ये धरती पे पहुंचकर काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, और ऐसे मटेरियल्स आने से यदि कुछ वातावरण में, सैटेलाइट के वातावरण में ऐसे बदलाव होते हैं कि सैटेलाइट की स्पीड, डेंसिटी, कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए जिसमें सैटेलाइट घूम रहा है जिस वातावरण में, तो सैटेलाइट हमारा प्रभावित होगा, और सैटेलाइट के प्रभावित होने से धरती पर के इंसान जो सैटेलाइट पे डिपेंडेंट हैं निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। दूसरी चीज है कि स्पेस वेदर को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। तो पहली चीज है कि या तो हम ये जान पाएं कि सन पे ऐसे इवेंट्स कब होंगे, सन पे होने वाले ये जो कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर, ये कब हमारा सन से होगा, उसकी प्रेडिक्शन कर पाए तो हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि सन पे यदि सीएमई हो गया, कोरोनल मास इजेक्शन हो गया, तो ये तुरंत अर्थ पे नहीं पहुंचता है। सन से अर्थ तक आने में इसको कुछ समय लगता है। जो डिस्टेंस है हमारा सन और अर्थ के बीच का, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1.5 × 10⁸। सो 15 लिख के 7 0 आप करेंगे, सोच सकते हैं इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। और जो सीएमई सन से निकलता है उसका लगभग स्पीड, जिस स्पीड से वो चलता है वो समझिए लगभग है आपका 200 किलोमीटर पर सेकेंड से हो सकता है 2000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने हाई स्पीड से कोई मटेरियल सन से टन्स ऑफ मटेरियल यदि सूरज से निकल रहा है और वो धरती की तरफ यदि आ रहा हो, तो काफी वो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है हमारे अर्थ के फील्ड में। अच्छी बात यह है कि हमारी प्रकृति ने हमको एक अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर दिया हुआ है। अर्थ का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि मैंने बताया कि सन से ये जो प्लाज्मा निकलता है ये प्लाज्मा स्टेट में है, मतलब 4th स्टेट ऑफ मैटर है, और हाईली मैग्नेटाइज है। मैग्नेटाइज कहने का मतलब ये हुआ कि निकलने वाले प्लाज्मा का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और मैं चाहूँगा कि बीच में आप लोग यदि कुछ कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न आ रहे होंगे तो मैं उसको भी देखने का कोशिश करूँगा, हालांकि अभी मैं देख नहीं रहा हूँ। तो आप लोग कृपया इसमें अपने प्रश्न रखिए, और मैं बीच बीच में कुछ प्रश्न को लूँगा जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि जो भी श्रोता है, ऑडियंस है, हमारे साथ चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सूरज से इस प्रकार का मैग्नेटाइज चुंबकीय द्रव्यमान जो है ये धरती की तरफ आ रहा है, तो ये द्रव्यमान हमारे धरती तक जब पहुंचेगा तो ये तुरंत हमारे धरती के वातावरण में नहीं आ पाता है, क्योंकि धरती का एक चुंबकीय क्षेत्र है। और किसी भी ग्रहों का, किसी भी प्लेनेट का चुंबकीय क्षेत्र क्यों बनता है, जैसा कि सभी लोग इससे अवगत होंगे जो सुन रहे हैं इस विज्ञान के विषय को, कि किसी भी प्लेनेट के अंदर मोल्टेन कोर होता है, और चूंकि प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो वह मोल्टेन कोर जो एक इंटरेक्शन होता है, कन्वेक्शन मोशन ऑफ द मोल्टेन मटेरियल और प्लेनेट का जो रिवॉल्यूशन है, जो घूर्णन है, तो इसके दोनों के इंटरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ प्लेनेट हैं जो बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, जैसे गैस जाइंट हैं, सैटर्न वगैरह, और कुछ प्लेनेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है या नहीं है, जैसे मरकरी है। मरकरी में लगभग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या मरकरी में मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, जबकि मार्स और वीनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर नहीं हो पाते हैं, लगभग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेनेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेनेट के अंदर मोल्टेन कोर है या प्लेनेट है कि नहीं है, और प्लेनेट कितना तेज रिवॉल्व कर रहा है। उदाहरण के लिए मरकरी जो हमारा बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीकी का ग्रह है,
वो बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पर। तो जो उसके अंदर का मोल्टन कोर है भी, तो वह इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पाता है। जबकि कुछ प्लैनेट जैसे कि मार्स और वीनस है, उसके अंदर का जो कोर है, जो मोल्टन मटेरियल है, वो सॉलिड हो चुका है, जम चुका है। इस प्रकार से जब उसमें कोई घूर्णन, प्लैनेट भले रिवॉल्व हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है मोल्टन कोर, जो जो मैग्नेटाइज मटेरियल होता है, आयनित अवस्था में जो हैवी लाइक कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टिंग चालकीय पदार्थ जो अंदर हैं लिक्विड स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड हो चुके हैं, तो प्लैनेट के घूमने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो पाएगी। कहने का मतलब है कि अर्थ एक ऐसा, अर्थ के अंदर वो सिस्टम है जिससे कि अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है, और उस अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ द्वारा क्रिएट किया गया है, उसको अर्थ का चुंबकीय मंडल कहते हैं या अर्थ मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सूरज से जब ये चलता है हमारा कोरोनल मास इजेक्शन, तो ये धरती की तरफ आता है, और यदि हमारा धरती का मैग्नेटिक फील्ड एनफ स्ट्रांग तो है ही, ये आने वाले चुंबकीय द्रव्यमान जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, उसको डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंचने देता है। हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस चुंबकीय द्रव्यमान को रिपेल करता है और उसको साइड से डाइवर्ट करके निकाल देता है, जिससे कि हमारा प्लेनेट का डायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे, मतलब सीएमई का डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रभाव नहीं पड़ पाता है। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हमारे धरती का मैग्नेटिक फील्ड और सीएमई मतलब कोरोनल मास इजेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और यदि ओरिएंटेशन कि आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन में ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से दो मैग्नेट यदि नॉर्थ नॉर्थ आप ले जाएं तो रिपल्सन होगा, जबकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से यदि सीएमई के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड साउथवर्ड डायरेक्शन है, साउथ में है, जबकि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है, और यदि ऐसा इंटरेक्शन वाला केस मिलता है, यदि सीएमई इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है, ऐसा ओरिएंटेशन है कि वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन हो सकता है। और उस प्रोसेस में सीएमई का कुछ मटेरियल धरती के अंदर इंटर कर जाता है, और वह तमाम सारे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स धरती पर हलचल क्रिएट कर सकता है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स का मतलब हुआ यदि सीएमई का कुछ मटेरियल धरती के अंदर, मतलब धरती के वातावरण, जिसको आप कह सकते हैं करीब फ्यू सोलर रेडियस फ्रॉम द अर्थ होता है, यदि उसमें अंदर आके रिवॉल्व करने लगे, तो हमारे धरती के सरफेस पे भी चुंबकीय फील्ड में परिवर्तन होगा। जैसे कि हम सबको पता है, यदि आप एक मैग्नेटोमीटर रखें तो धरती के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लगभग कुछ हजार नैनो टेस्ला होता है। यदि गाउस में बोले तो लगभग 0.223 गाउस मान लीजिए इक्वेटर पे होगा, और पोल की तरफ थोड़ा और ज्यादा होगा, 0.6 गाउस तक जा सकता है। तो यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि सीएमई आ रहा है और वह हमारे रिकनेक्शन करके हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर पा रहा है, तो हमारे धरती के सरफेस पर, सतह पर भी चुंबकीय हलचल देखने को मिलती है, और इस प्रकार की घटना को कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, भूचुंबकीय तूफान कह सकते हैं। और हमारे धरती पर कोई भी मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट जो रखा गया है उसके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन होने लगेंगे, और इस परिवर्तन में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक टिपिकल एग्जांपल लूं तो आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने धरती पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा है जो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड और इतने मैग्नेटिक फील्ड के लिए अच्छा से काम कर सकता है, सुचारू ढंग से काम कर सकता है, और यदि सूरज से आने वाला कुछ ऐसा मटेरियल जो हमारे धरती की कक्षा या चुंबकीय मंडल में आके अंदर घुस जाए और वह इस प्रकार के भूचुंबकीय हलचल पैदा कर दे, तो हमारा जो धरती पर का इंस्ट्रूमेंट है वो भी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, उसके काम करने की क्षमता पर, इफिशियंसी पे असर पड़ेगा। ऐसा बहुत केस में देखा गया है कि धरती पर उपस्थित पावर ग्रिड्स अगर फेल कर जाते हैं इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के टाइम में। फेमस एग्जाम्पल आपको एक दे सकता हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट एक एग्जाम्पल देता हूं। 1989 में क्यूबेक एक शहर है कनाडा का, वहां पर एक मार्च 1989 में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म ऐसा ही हुआ था। सीएमई सन से एक सीएमई आया और वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को हिट किया, मैग्नेटोस्फीयर को, और काफी मात्रा में डिस्टर्बेंस, भूचुंबकीय हलचल, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्रिएट हुए, और इस पूरे प्रोसेस में वहां का एक बड़ा पावर ग्रिड
फेल कर गया और पूरे उस शहर को कई घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं हो पाई। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि यदि ये सीएमई कोरोनल मास इजेक्शन धरती पर इतने बड़े प्रभाव डाल सकते हैं हमारे तकनीकी पावर ग्रिड्स वगैरह पर, तो केवल पावर ग्रिड ही नहीं, हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकता है। कुछ ऐसे सीएमई हैं जो हमारे आयन मंडल, जिस धरती का जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, जैसे कि सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, आयनोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आयनोस्फियर है। तो आप देख सकते हैं कि आयन मंडल में कुछ ऐसा परिवर्तन ये सीएमई कर दे जिससे हमारा रेडियो कम्युनिकेशन जिस वेवलेंथ में होता है, जिस तरंग दैर्ध्य के रेंज में, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो पूरे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, पावर ग्रिड अगर फेल्योर हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि आजकल हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि 8-10 घंटे के लिए भी पावर ग्रिड कहीं का फेल्योर हो जाए तो उस पूरे इलाके में बिजली सप्लाई, एटीएम, ट्रांसपोर्टेशन, काफ़ी चीज़ें, बैंकिंग प्रणाली पूरी ध्वस्त हो सकती है उतने समय के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सीएमई जो सोलर तूफान है, सन से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स, ये कितना प्रभाव डाल सकते हैं हमारे गतिविधियों पर, आम जनजीवन पर और ऑफकोर्स सैटेलाइट्स पर। मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए मैं आपको स्पेस वेदर को उदाहरण पे रखूं, तो मान लीजिए कि स्पेस में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और वह सन से, अभी मैंने बताया कि सोलर फ्लेयर होते हैं। सोलर फ्लेयर बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोलर फ्लेयर और सीएमई साथ ही होते हैं, थोड़ा सा पहले सोलर फ्लेयर दिख जाता है। तो मान लीजिए सोलर फ्लेयर सन पे हुआ, जिसको सौर ज्वाला कह सकते हैं, और बहुत हाई मात्रा में कुछ फोटान सन से निकले, और यदि वो फोटान आके किसी सेटेलाइट्स को हिट कर दें, कुछ और फोटान ही नहीं, क्योंकि सीएमई और सोलर फ्लेयर एक शॉक जनरेट करता है। शॉक, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई चीज हमारे वातावरण में यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी जो हमारे ध्वनि की स्पीड से तेज चलता है तो एक शॉक वेव क्रिएट करता है, उसी प्रकार से हमारे मीडियम सन और अर्थ के बीच में जो मीडियम है वो सोलर विंड भरा हुआ है। आपको अभी मैं बताऊंगा कि सन से, मैंने एक तो बताया कि सन से सीएमई निकलता है और इस प्रोसेस में सन का कुछ मास हमेशा कम होता जा रहा है कोरोनल मास इजेक्शन के थ्रू, और दूसरा सन से एक और मटेरियल निकलता है कंटिन्यूसली, जिसको सोलर विंड कहते हैं। विंड का मतलब कि हमेशा सन से निकल रहा है। उस सोलर विंड में कुछ हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और कुछ हैवी न्यूक्लियाई, हीलियम, कार्बन, ये सब है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सन का जो सबसे बाहरी लेयर है, जिसको कोरोना कहते हैं, नॉट द कोरोना द पैंडेमिक वी आर सफरिंग फ्रॉम, एक्चुअली जो कोरोना मंडल जो है सूर्य का, उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली वहाँ का टेम्परेचर मिलियंस डिग्री केल्विन है। मिलियंस केल्विन पे आप समझिए कि जो भी वहाँ के सन का जो संरचना में जो शामिल तत्व हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब सन से निकलते हैं, बहुत तेज से स्केप कर जाते हैं, उतने हाई टेम्परेचर पे दे कैन नॉट स्टे देयर, वो वहाँ से निकलते हैं और कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो सन से मटेरियल हमेशा आ रहा है हमारी तरफ सोलर सिस्टम में, धरती पर, और चारों तरफ हेलियोस्फीयर में जा रहा है, उसको हम कहते हैं सोलर विंड। जबकि कभी कभी कुछ फिनोमिना होते हैं जिसको कहते हैं सोलर फ्लेयर और सीएमई, कोरोनल मास इजेक्शन। इसमें तो एक ही बार सन से लगभग मिलियंस टन्स ऑफ मटेरियल निकल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीएमई कभी कभी होने वाला फिनोमिना है, बट फिर भी ये एक दिन में 1 और 3, 4 भी हो सकता है। और सोलर विंड तो सन से हमेशा हो रहा है, हमेशा कुछ मटेरियल सन से हर दिशा में आ रहे हैं। तो जब ये सीएमई होता है तो होता क्या है कि जो हमारे सोलर विंड का जो मटेरियल वातावरण में भरा हुआ है सन और अर्थ के बीच में, उसको एक्सेलरेट कर देता है, बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल अब क्रिएट हो जाते हैं। यदि वो एनर्जेटिक पार्टिकल आके किसी सैटेलाइट्स को हिट कर दें जो हमारे स्पेस में घूम रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को हिट कर दें, तो हमारा सैटेलाइट डिस्टरप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि सन पे जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सैटेलाइट्स वगैरह को भी डैमेज कर सकता है, धरती पे पावर ग्रिड को फेलियर कर सकता है, पावर कम्युनिकेशन को ठप कर सकता है, जीपीएस सही से काम नहीं करेगा। तो कई सारी चीजें हैं जो स्पेस के वेदर से डिपेंडेंट है। स्पेस वेदर इसी को कहते हैं कि सन और सन के वातावरण में ऐसा बदलाव जो हमारे धरती के निकट के सैटेलाइट्स वगैरह को इस प्रकार से बदल दे जो हम पर असर डाले, यहाँ तक कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी ग्राउंड में हो या स्पेस में हो उसको असर कर सके, उसको कहते हैं स्पेस वेदर, अंतरिक्ष मौसम। तो आज के समय में अंतरिक्ष मौसम की बहुत मांग है कि हम अंतरिक्ष मौसम को समझें, और इसके लिए मैं अभी बता रहा था कि
किस विषय पे मैं था, मैं एक्चुअली बता रहा था कि सन से होने वाला ये जो सीएमई और सोलर विंड है, ये अपने सामने कई बार शॉक वेव क्रिएट करता है। शॉक, यदि वह सफिशियंटली तेज स्पीड से सीएमई निकला, जैसे मान लीजिए सीएमई की स्पीड 400 से 500 है, जबकि एम्बिएंट मीडियम की स्पीड 400 ही है, उससे तेज से चलेगा तो वो एक शॉक वेव क्रिएट करेगा। और कभी कभी ये शॉक वेव भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं, जो हमारे तमाम सैटेलाइट्स वगैरह को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंतरिक्ष का मौसम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका मेन सोर्स जो है वो सन है। तो सन को समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, और एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही कि हम सन को समझने के साथ दूसरे हमारे सोलर सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको समझ सकते हैं, दूसरे तारों को समझ सकते हैं, वो कैसे इवॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत बड़े विषय के रूप में आ जाता है। अब बात होती है कि हमारा स्पेस में समझने का तरीका क्या है। तो कई तरीके हैं, या तो हम ग्राउंड अपने धरती पर कुछ ऐसे टेलीस्कोप लगाएं जो सन को अच्छे से देख पाएं, सन के कई लेयर्स को देख पाएं। एक ही प्रकार के टेलीस्कोप से हम सन के सारे लेयर्स को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि किसी इंसान के अंदर के हड्डी को देखने के लिए हमें एक्सरे करना पड़ता है, कि मतलब दूसरे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में देखना पड़ता है, बाहर के मटेरियल को देखने के लिए कुछ अलग वेवलेंथ चाहिए। इसी प्रकार से चूंकि सन का हर लेयर जो है वह अलग अलग वेवलेंथ में लाइट इमिट कर रहा है, क्योंकि कैसा उसका टेम्परेचर है, कैसी उसकी क्या वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उसके अनुसार वो अलग अलग वेवलेंथ में देखे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सन को समझने के लिए कुछ ग्राउंड पे, धरती पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिसको टेलीस्कोप कहते हैं लगाए गए हैं, जो सन को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और देख सकते हैं सन पे क्या संरचना है। जैसे कि सन पे कुछ सन स्पॉट्स होते हैं फोटोस्फीयर पे, जिसको सौर कलंक भी कहते हैं, वो क्यों बनते हैं, उसकी क्या प्रोसेसेस है, ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जो सीएमई और सोलर फ्लेयर होता है ये उसी रीजन से होता है जहाँ पे सन स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं। सन स्पॉट्स सन पे कुछ काले धब्बे जैसे दिखते हैं यदि हम उसको विजुअल लाइट में देखें तो। इसी प्रकार से कोरोना, सन का जो सबसे बाहरी मंडल है उसकी थोड़ी डेंसिटी कम होती है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको डेंसिटी कम है वहाँ पे, मतलब वहाँ स्कैटरिंग कम होती है फोटोस्फेरिक लाइट की, तो उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको कोरोनोग्राफ कहते हैं। आप देखे होंगे कई बार सूर्य ग्रहण के समय सन का जो सबसे बाहरी लेयर है कोरोना वो दिखता है, क्योंकि सन का जो डिस्क है, मेन सेंटर है, वो हमारे ब्लॉक हो जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम पे। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग आर्टिफिशियल इक्लिप्स बनाते हैं अपने टेलीस्कोप से, कोरोनोग्राफ नामक एक इंस्ट्रूमेंट से वो आर्टिफिशियल कृत्रिम सूर्य ग्रहण क्रिएट करते हैं और सन के बाहरी वायुमंडल कोरोना को देखते हैं और समझते हैं कि उसमें किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। तो इस दिशा में नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो काफ़ी काम कर रही है और काफ़ी पिछले 20 सालों से इस दिशा में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट स्पेस में लॉन्च किए जा चुके हैं जो हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करें, सूर्य पे होने वाले सारे प्रकार की एक्टिविटीज को नोट करें, क्योंकि उसी एक्टिविटीज के माध्यम से हम सन को समझ सकते हैं कि सन में ऐसी प्रोसेस क्यों हो रही हैं। कुछ सन की फिनोमिना है जो हर मिनट बदलती है, कुछ हर घंटे बदलती है, अलग अलग टाइम स्केल्स पर अलग अलग फिनोमिना स्टडी किया जा सकता है। तो चूंकि मेरा टॉपिक ये भी है कि हम आप लोग से ये भी बात करें कि हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस दिशा में क्या काम कर रहा है, तो आपको मुझे ये बताते हुए बहुत एक तरह से हर्ष भी हो रहा है कि हमारा इसरो इंडिया के कई सारे संस्थान के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके पिछले करीब 10 सालों से, 10 या उससे ज़्यादा साल, लगभग 2008 में एक मिशन प्रपोज किया गया था और उस समय ये प्रूव हुआ था कि इंडिया भी अपना एक सोलर मिशन भेजेगा स्पेस में, जो सन को स्टडी करेगा, बताएगा कि हमारे सन कैसे बदल रहा है, हमारे स्पेस वेदर, अंतरिक्ष के मौसम में क्या बदलाव हो रहा है, हमारे धरती के निकट इन्वायरमेंट में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वो धरती पर क्या असर डाल सकते हैं आगे आने वाले समय में। इन सारे चीज़ों को समझने के लिए आदित्य नाम का एक सैटेलाइट प्रपोज किया गया था। आदित्य का मतलब भी होता है, हिंदी में भी देखें तो आदित्य मतलब सन, तो इसी नाम से एक आदित्य 1 नाम का एक सैटेलाइट प्रपोज किया गया,
जो शुरू में प्लान किया गया था कि लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। बाद में इस मिशन को और ज़्यादा बड़ा बनाया गया, कई सारे और इंस्ट्रूमेंट इस सैटेलाइट पर लगाए गए और अब इस मिशन का नाम है आदित्य L1। ये अगले साल लगभग लॉन्च होने वाला है। इसरो पूरी तैयारी कर चुका है और जिस इंस्टीट्यूट में अभी मैं काम करता हूं उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA। तो ये जो इंस्टीट्यूट है मेरा, ये इस सैटेलाइट पर के लिए एक बहुत बड़ा पेलोड बना रहा है जिसको कहते हैं VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सन के बाहरी वायुमंडल को देखने के लिए हमें कोरोनोग्राफ की जरूरत है। कोरोनोग्राफ आर्टिफिशियल इक्लिप्स बना देता है और सन के बाहरी लेयर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देख सकता है। यदि वहां से कोई CME निकल रहा है तो ये इंस्ट्रूमेंट तुरंत बता सकता है कि अच्छा इस समय एक CME हुआ, इसकी ये स्पीड है, वैज्ञानिक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस दिशा में जा रहा है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है और वह धरती पे लगभग उसके पहुंचने की क्या संभावना है और धरती पे वो पहुंच के किस इंटेंसिटी का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, भूचुंबकीय हलचल पैदा करेगा। ये सारी चीजें वैज्ञानिक जान सकते हैं आगे निकट के वर्षों में और इस दिशा में इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। और अभी ये बहुत अच्छा समय है कि जो नए विद्यार्थी हों, जो रिसर्च करना चाहते हो सोलर सिस्टम को समझने के लिए, सन से निकलने वाले रेडिएशन धरती पर, दूसरे ग्रहों पर, मार्स पे, वीनस पे, अदर दूसरे जगहों पे क्या असर डाल सकते हैं, या पुराने हजारों लाखों साल पहले सन से इसी प्रकार के CME हो रहे थे तो वह इन प्लैनेट्स पे क्या असर डाले होंगे, यहाँ तक कि हमारे चंद्रमा पे इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ता है, इन सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। और यह जो हमारी समझ बढ़ेगी वह केवल धरती तक या इसी ग्रह तक सीमित नहीं है। हमको पता है कि वैज्ञानिक अभी एक्सोप्लैनेट ढूंढ रहे हैं, कई तो दूसरे तारों के चारों तरफ जो दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं जिनको एक्सोप्लैनेट कहते हैं, बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, उस एक्सोप्लैनेट्स पे भी उस स्टार से होने वाले इस स्टेलर CME और स्टेलर एक्टिविटी का क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को जाना जा सकता है यदि इसी प्रकार से अध्ययन बढ़ता रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे ग्राउंड पे टेलीस्कोप तो हैं जो सन को स्टडी करते हैं और कई तरह के हैं। कुछ फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ क्रोमोस्फीयर को देख सकते हैं H अल्फा में, कुछ फोटोस्फीयर में देखते हैं। लेकिन इंडिया का ये पहला मिशन होगा स्पेस में जो पूरी तरह से वैज्ञानिक मिशन होगा, मतलब कि वैज्ञानिक क्षमताओं से लैस होगा। इस पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सूरज को पूरी तरह से समझने में मदद करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं CME को समझने के लिए वो है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसको शॉर्ट में VLC कहा जाता है। तो यह VLC विजिबल और इंफ्रारेड दोनों वेवलेंथ में देखेगा और इस पे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों तरह की क्षमताएं मौजूद है। वो बताएगा कि सन का कोरोना क्यों इतना ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रही है, वहाँ से CME क्यों लॉन्च हो सकता है, वो CME किस स्पीड से मूव कर रहा है, सारी चीज़ें VLC नामक पेलोड बताएगा। पेलोड का मतलब कि वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो इस आदित्य L1 पर भेजा जाएगा। आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जिसपे लगभग 7 मुख्य इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे। तो पहला मैंने बताया आपको VELC, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में बन रहा है और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं इसकी। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हूं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं इस इंस्ट्रूमेंट के जो वैज्ञानिक टीम है उन लोगों के साथ मिल के इस दिशा में काम कर रहा हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करेगा, इससे जो भी ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे उससे क्या सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप VLC से कर सकते हैं। दूसरा, इस सैटेलाइट आदित्य L1 जो हमारा उपग्रह इसरो भेजने वाला है उस पर एक और रहेगा पेलोड कह सकते हैं, उसका नाम है SUIT सूट। ये क्या करेगा, सन को करीब ऑब्जर्व करेगा 200 to 400 नैनोमीटर में। इस वेवलेंथ रेंज में जब हम सन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम जान पाएंगे कि इसमें कितनी अल्ट्रावायलेट सन से आ रही हैं और फ्यूचर में ये सारी ऑब्जर्वेशन जो सूट से ली जाएगी वो हमको हेल्प कर सकता है क्लाइमेट मॉडलिंग में। और ये जो सूट इंस्ट्रूमेंट है वह मुख्य रूप से बन रहा है, आयु का एक सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, तो वहां पर इसका पूरा डिजाइन और सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जो कि मैंने बताया कि इस पे 7 मुख्य इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप दो मैंने बताया, एक VLC और एक सूट SUIT, और पहला जो था VELC। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ASPEX, ASPEX,
इस फुल फॉर्म इसका है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा कि ये एक इन सीटू पेलोड है, तो जब हमारा सीएमई मटेरियल या सोलर विंड इस सैटेलाइट तक पहुंचेगा तो वो इसको मेजर करेगा कि इसकी क्या इस पार्टिकल की कितनी डेंसिटी है, कितनी स्पीड है, कितनी टेम्परेचर, ये सारी चीजें मेजर करके बताएगा कि धरती पर पहुंचने वाला जो सीएमई मटेरियल है उसका क्या पार्टिकल्स क्या बोलते क्या उसका कंपोजिशन वगैरह है। एक और इंस्ट्रूमेंट है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, वो कंपोजिशन को बताएगा कि ये जो हमारा सीमी मटेरियल है उसमें क्या क्या और मटेरियल है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट हीलियम है, कुछ हैवी मटेरियल है कि नहीं है, आयरन कितना परसेंट है। ये सारी जो मटेरियल्स हैं सन से जो निकल के आ रहे हैं वो सारे चीज मेजर किए जा सकते हैं आस्पेक्स नामक इंस्ट्रूमेंट से और पापा नामक इंस्ट्रूमेंट से, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। फिर दो और इंस्ट्रूमेंट है सोलेक्स और हिलियोज, जो एक्चुअली इसरो और पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, इसरो का ही एक सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ये सब इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। और जो हमारा हाई सोलेक्स है, सोलेक्स और हिलियोज दो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो लो एनर्जी और हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है, वो ये बताएंगे कि कितना एक्सरे फ्लक्स एक्सरे फ्लेयर के टाइम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इस आदित्य सैटेलाइट पर जो अगले साल भेजा जाएगा और ये सारा पूरी तरह से सन को समझने में मदद करेगा। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप कहते हैं मैग्नेटोमीटर, मैग। ये हमारा लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम लियोस, ये भी एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारा मतलब काम हो रहा है इस स्पेस के क्षेत्र में। ये इंस्टीट्यूट भी इसरो के साथ मिलकर, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में ही है, उसके साथ मिलकर मैग्नेटोमीटर नामक एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो इस सैटेलाइट पे भेजा जाएगा। वो क्या करेगा, जब सीएमई मटेरियल, अभी मैंने बताया कि सीएमई मटेरियल जो है वो पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड है, तो ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जब धरती पे आएगा तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस सीएमई के अंदर है, ये जानने के लिए मैग्नेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट जब हमारा पूरा सीएमई मटेरियल पहुंचेगा सैटेलाइट तक तो तुरंत मेजर किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, धरती पे क्या असर डाल सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अभी मैंने बताया कि इस सैटेलाइट का जो नाम है वो है आदित्य L1 इसलिए कि लोगों को पता होगा, मैं बस छोटे सा मैं बताता हूँ कि किसी भी दो बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन अर्थ सिस्टम के लिए 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे इन दो ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटी और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हम सैटेलाइट अगर भेज रहे हैं स्मॉल बॉडी ऑब्जेक्ट, वो बैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि L1 पॉइंट पर यदि हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करें तो वो ज़्यादा मतलब स्टेबल रहेगा और हम कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इस सैटेलाइट को L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं जो लगभग धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप कह सकते हैं लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर या 1 माइल्स कह सकते हैं, 1 मिलियन माइल्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दूर है धरती से, और यहाँ पे हमारा ये सैटेलाइट आदित्य L1 रहेगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर पे ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा L1 पॉइंट पे और वहीं पे रह के ये सारा ऑब्जर्वेशन लेगा। जो जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक रिमोट सेंसिंग और एक इन सीटू। रिमोट सेंसिंग क्या करेंगे कि दूर से ही L1 पॉइंट से ही सन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि सन पे क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या वह होने वाली एक्टिविटी हमारे धरती के इन्वायरमेंट पे कुछ असर डाल सकती है, स्पेस इन्वायरमेंट पे कि नहीं डाल सकती है, और यदि डाल सकती है होने वाली एक्टिविटी तो कितने समय बाद उसका असर धरती पर आएगा, कितने दिन लग सकते हैं, इस सारे की भविष्यवाणी होगी। और दूसरा है इन सीटू, जब हमारा होने वाला एक्टिविटी सीएमई और फ्लेयर से जो पार्टिकल्स और ये सब चीज़ें जनरेट होंगी, यदि वो इस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचेंगी तो ये बताएंगी कि इसकी क्या क्षमता है, कितना डेंसिटी है, कितना स्पीड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये धरती पे कितना असर डाल सकता है, इन सारी चीज़ की स्टडी की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडिया का पहला स्पेस मिशन सन को समझने के लिए है और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसरो के साथ मिलकर इस मिशन पे काम कर रहे हैं और ये एक्चुअली बहुत रिवॉल्यूशनरी मिशन होगा इंडिया के लिए, और इंडिया इस क्षेत्र में एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर भी होगा। और चूंकि
पिछले कई वर्षों से इंडिया के सौर वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमी के जो लोग हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, वो सन और दूसरे तमाम ग्रह उपग्रह को समझते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम ऑब्जर्वेशन यूज करते आए हैं वो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा पे डिपेंड करता, हम लोग डिपेंडेंट रहे हैं। बट आदित्य L1 सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में सोलर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस में जा रही है, और वहां से ये सन के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगी। और हम सब लोगों को, वैज्ञानिक कम्युनिटी को, ये उम्मीद है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम लोग धरती के स्पेस वेदर, अंतरिक्ष मौसम की काफ़ी सटीक मेजरमेंट्स कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कि ये स्पेस वेदर कितना खतरनाक है और इसकी क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि स्पेस, मैंने आज के विषय में मुख्य रूप से स्पेस वेदर पे फोकस किया कि अंतरिक्ष मौसम क्या है, स्पेस इन्वायरमेंट में होने वाले वह बदलाव जो हमारे स्पेस के ऑब्जेक्ट लाइक सैटेलाइट पे प्रभाव डाल सकते हैं, उसको स्पेस वेदर कहते हैं। क्योंकि मानो हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी पे, तो हम लोग भी प्रभावित होते हैं एक्चुअली इनडायरेक्टली। दूसरी चीज़ें हैं कि ग्राउंड पर की जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, पावर ग्रिड्स और ये सब चीज़ें भी सन से आने वाले CME से प्रभावित होती हैं, डिसरप्ट हो सकती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर स्पेस वेदर के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा जो मेरा सब सेक्शन था टॉक का, वो था कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये सारे पेलोड जो मैंने बताए आपको, करीब 7 पेलोड जो आदित्य L1 उपग्रह पे भेजे जाएंगे अगले साल, वो सारे इंडिया में बनाए गए हैं। और ये सारे उच्च क्षमता के, बहुत हाई रिजोल्यूशन और हाईली एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इस सैटेलाइट पे जाएंगे तो काफ़ी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे सन और सोलर सिस्टम में होने वाले हलचल को समझने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग के कुछ प्रश्न होंगे तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। तो मैं देख रहा हूं कि मुख्य रूप से कमेंट्स एप्रिसिएशन वाले हैं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी इसमें कमेंट्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव उनको लग रहा है। तो बहुत अच्छा, मेरे लिए भी ये काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा अवसर था कि मैं इस जगह पे विज्ञान संचारकों के बीच अपनी बात को रख सका। और फेसबुक माध्यम से ये मेरा पहला इस लाइव है जो मैं इस विषय अंतरिक्ष मौसम और इंडिया का स्पेस कैपेबिलिटी, आदित्य L1 मिशन जो सन को समझने के लिए है, इस पे मैंने अपने विचार व्यक्त किए। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, और मुख्य रूप से जो इस कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी, उनका धन्यवाद। और मैंने अपने विचार इस पर रखे, और आपके जो भी प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बाद में रीड करूंगा, और निश्चित रूप से यदि आपके प्रश्न को मैं समझ के रिप्लाई करूंगा कुछ, जिससे कि मैं कुछ मतलब डिस्कशन यदि हो पाए वहाँ पर भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू कर पाऊँ समय निकाल के। और इसी के साथ मैं आप सभी लोग को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, इस फेसबुक लाइव से। और कभी फिर अगले सत्र में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ मैं प्रस्तुत रहूँगा। अभी मैंने एक जनरल ओवरव्यू देने की कोशिश किया है कि सन को क्यों समझा जाता है, सन को क्यों समझने की जरूरत है, एस्ट्रोफिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है, और हमारे कुछ एक्टिविटीज, सोलर एक्टिविटी होती है वो कैसे, उसके क्या कंसेक्वेंसेस पड़ सकते हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे, अर्थ के सिस्टम पे, और यहाँ तक कि ग्राउंड पर। इन सारे विषयों को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो मैं अपने फेसबुक को लाइव को क्लोज करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।